नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखते हैं भारत में संवैधानिक विकास कैसे हुआ, क्योंकि संविधान के भाग आर्टिकल को से पहले संविधान का विकास कैसे हुआ, इस पे हम पूरी तरह से क्लास करेंगे विधिवत। और इसको हमने इतिहास में भी पढ़ाया है। आधुनिक इतिहास में भारत का जो संवैधानिक विकास है उस पे हमने पूरा क्लास लिया है। इसमें भी पूरा हम पढ़ाएंगे आपको दोस्तों। तो दोस्तों चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चार्टर एक्ट 1600 ईस्वी का, जिसे राजलेख भी कहते हैं। तो चार्टर एक्ट एक था 1600 ईस्वी का, जिसे राजलेख भी कहते हैं। जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी तो उन्होंने 15 वर्षों के लिए कंपनी को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनको एकाधिकार दे दिया, जो 1600 से 1813 तक चलता रहा है पूरी तरह से। लमसम 200 वर्ष प्लस चला था। 1600 से 1813 तक यह चलता रहा। 15 वर्षों के लिए जो कंपनी को एकाधिकार दिया गया था। उसके बाद 1813 में एकाधिकार समाप्त हो गया और 1833 ईस्वी में व्यापार का पूर्ण अधिकार जो था कंपनी का, वह समाप्त हो गया। और उसके बाद 1858 में कंपनी ही समाप्त हो गई, यानी पूरा अब सीधा शासन अब सिर्फ ब्रिटिश क्राउन के हाथों में होगा। तो कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 24 सदस्य रहते थे। यही कंपनी के नियम बनाते थे। जो भी नियम बनाते थे वही सब लागू हो जाते थे। यानी कंपनी की एक तरफ से ये लोग रीढ़ की हड्डी थे, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के रूप में जाने जाते थे। 24 सदस्य हुआ करते थे। इनके नियमों कानून से ही कंपनी चलती थी। इसके बाद 1600 चार्टर एक्ट के बाद आता है चार्टर एक्ट 1726 ईस्वी का। इसमें कलकत्ता, बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर जो विधि बना सकेंगे, ऐसा इसमें कहा गया कि जो पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये 24 सदस्य यही नियम कानून बनाते थे। लेकिन इसमें कहा गया 1726 के चार्टर एक्ट में, जो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास 3 प्रेसिडेंसी ऐसी हैं जिसके गवर्नर यहाँ विधि बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। इसके बाद आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी का। इसके अंतर्गत सबसे पहले 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हो गया था, जिसकी कंपनी ने जीत हासिल की थी, यानी कंपनी जीत गई थी। इसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। इसमें भी कंपनी की विजय होती है। इसके बाद 1765 ईस्वी में 65 में इलाहाबाद की संधि होती है। इस संधि के द्वारा 3 प्रांत, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, 3 प्रांत कंपनी को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर शासन सत्ता, कर, टैक्स सभी अब कंपनी के हाथों में रहेंगी। कंपनी का राजनीति में परिवर्तन हो गया इससे। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में इसके बाद द्वैध शासन भी लगाया। रॉबर्ट क्लाइव ने 1773 एक्ट के तहत, और भ्रष्टाचार के यह कारण द्वैध शासन विफल रहा, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था। जिससे द्वैध शासन ने 2 प्रकार का शासन, जो ब्रिटिश कंपनी के हाथ में था, और एक जो क्राउन थे, जमींदार थे, उनके हाथों में 2 शासन, 2 लोग वहाँ बंगाल में यह शासन करेंगे। इसको हमने विधिवत क्लास आधुनिक इतिहास में पढ़ाया है दोस्तों। तो आप लोग आधुनिक इतिहास का क्लास पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत कारगर होगा। क्योंकि समय के अनुसार कंपटीशन का लेवल जो है थोड़ा बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है जिससे एग्जाम से बाहर आए। तो यहाँ पर रेगुलेटरी एक्ट विफल हो जाता है 1773 का। इसके बाद जो 1773 का एक्ट है, तो लॉर्ड नाथ की एक गुप्त समिति की जांच के आधार पर ही इस एक्ट को 1773 के एक्ट ही से पारित किया गया था। एक लॉर्ड नाथ थे, इन्हीं की समिति थी, एक समिति गठित की गई थी, उसी की जांच के लिए ही इसे पारित किया गया था। तो इसके परिणाम निकलते हैं कि बंगाल का गवर्नर को
बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके विभिन्न परिणाम निकले, जैसे विधायिका संसद के प्रति, कार्यपालिका पीएम मंत्रिपरिषद और न्यायपालिका आदि। सरकार वैसे सरकार तीन तरह की होती है, विधायिका यानी संसद को विधायिका कहते हैं, और पीएम और मंत्रिपरिषद को कार्यपालिका कहते हैं, और न्यायपालिका माननीय कोर्ट को कहते हैं। जो 1773 एक्ट का जो परिणाम निकला, इसमें क्या क्या था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले इसे गवर्नर ही कहा जाता था, लेकिन बाद में इसे गवर्नर जनरल बना दिया गया। वारेन हास्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल बना बंगाल का। हमने दोस्तों पढ़ा है इसको। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी इसके अधीन होगी कुछ मामलों में। कहा कि कुछ मामले ऐसे होंगे जो हाई होंगे, उस प्रेसिडेंसी के कुछ मामले मद्रास और बम्बई के या वारेन हास्टिंग के अधीन होंगे। भारत में केंद्रीकृत शासन का प्रारंभ हो गया। यह गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, जब केंद्रीकृत प्रारंभ हो गया तो क्या किया गया, तो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय एक परिषद बनाई गई, जिससे कार्यपालिका का उदय हुआ। बहुमत के आधार पर निर्णय होगा। गवर्नर जनरल को निर्णायक मत का अधिकार होगा, ऐसा इसमें कहा गया। इसके बाद कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 ईस्वी में, जिससे न्यायपालिका का उदय हुआ और एक अभिलेख न्यायालय का उदय हुआ। यानी इस न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया। इसकी अवमानना पर यह दंड दे सकता है। इसके फैसले सुरक्षित रखे जाते हैं। कोई भी यदि इसकी अवमानना करता है, अवमानना, इसको दंड दिया जा सकता है उसको। इसके बाद अन्य समान मामलों में नज़ीर के रूप में दिए जा सकते हैं। कोई भी मामला हो जिसे नज़ीर के रूप में दिया जा सकता है कोर्ट को। मुख्य न्यायाधीश जो प्रथम सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था, इसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे को बनाया गया, तथा इसमें 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। प्रमुख न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे। तो दोस्तों, इसके बाद देखते हैं जो 1773 एक्ट में और कुछ थे। तो हमने बताया कि केंद्रीकृत शासन का प्रारंभ हुआ, कार्यपालिका का उदय हुआ, न्यायपालिका का उदय हुआ। अब ब्रिटेन की संसद द्वारा भारत के शासन में हस्तक्षेप का प्रथम प्रयास यानी शुरू हो गया। यानी ब्रिटेन की संसद द्वारा भारत के शासन में जो हस्तक्षेप का जो प्रथम प्रयास इसी से ही प्रारंभ हो गया, क्योंकि जब ये लोग अपना न्यायपालिका बनाएंगे, अपना कार्यपालिका का उदय करेंगे, शासन करने लगेंगे, केंद्रीकृत शासन इन्होंने प्रारंभ कर दी, इसका मतलब है कि भारत के शासन में हस्तक्षेप का प्रारंभ हो चुका था ब्रिटिश की संसद का। तो एक थे मेनी। तो 1773 में ही ये कहा गया कि इस 73 में ही है, 1773 के एक्ट में, कि कंपनी पर जो नियंत्रण है वो किस माध्यम से किया गया, कि कंपनी का नियंत्रण कैसे किया गया। देखते हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का चुनाव होगा, जो 24 सदस्य हैं उनका चुनाव होगा। जो 1000 पाउंड के शेयर धारक होंगे वही कर सकेंगे। पहले 500 थी, लेकिन इसे 1000 कर दिया गया। जो 1000 पाउंड जो शेयर धारक हैं वही चुनाव कर सकेंगे। 24 में से 1/4 डायरेक्टर्स के वे सेवा मुक्त होंगे हर साल। तो ऐसा कहा गया कि जो कार्यकाल है इसे 1 साल से बढ़ा करके 4 वर्ष कर दिया गया। यानी 4 वर्ष में 1/4 डायरेक्टर सेवा मुक्त होंगे, पहले 1 वर्ष था। कर्मचारी बिना लाइसेंस निजी व्यापार नहीं करेंगे, ऐसा कहा गया इस एक्ट में। तथा उपहार लेने पर भी रोक लगाई गई, कोई भी मुगल को उपहार नहीं देगा, ऐसा इस एक्ट में बताया गया। तथा और क्या था इस एक्ट में, हो गया। उसके बाद एक एक्ट आता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी में इसमें क्या कहा गया, 1773 के एक्ट में संशोधन हेतु इसे लाया गया था।
गवर्नर जनरल और मंत्रिपरिषद जो 4 सदस्य थे, 4 सदस्य, गवर्नर जनरल, मंत्रिपरिषद और इसके 4 सदस्य, और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होंगे। ऐसा कहा गया जो गवर्नर जनरल हैं और मंत्रिपरिषद के 4 सदस्य ये सर्वोच्च न्यायालय की अधिकार क्षेत्र से बाहर होंगे। ऐसा इस एक्ट में कहा गया इनकी बनाई विधि सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत कराना अनिवार्य नहीं है। जो लोग नीति बना देंगे, नियम, उसे मान लिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को इन्होंने समाप्त कर दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के जो राजस्व अधिकारिता है इसे समाप्त करो, इसको अब कोई दूसरा देखेगा। यहीं से कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण का उदय शुरू हो जाता है कि जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका से अलग हो गया। इसी की ही एक्ट के इसी सेटलमेंट से ही सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में भारतीय धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज को ध्यान में रखें। ऐसा इसमें कहा गया कि कोई भी फैसला होगा सर्वोच्च न्यायालय में, उसमें भारतीय धर्म, संस्कृति और रीति रिवाज को ध्यान में रखा जाएगा। ऐसा कहा गया। कलकत्ता सरकार, जैसे कलकत्ता, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाएगी। उन्हें कहा गया जो कलकत्ता की सरकार है बंगाल की, वह कलकत्ता, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाएगी। ऐसा इस एक्ट के सेटलमेंट में कहा गया दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।